Hello everybody, this is CACS Shweta Jain. I am educator at HGPM. मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके जो भी एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स है, मच अवेटेड रिजल्ट्स जो है CA फाउंडेशन के, उसके लिए आई एम श्योर आप सब लोग फ्लाइंग कलर्स में पास होने वाले हैं. यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल. आप सबको वैसे तो पता ही है कि HGPA हमारे जो डेमो सेशंस है CA इंटरमीडिएट के लिए वो 1 Feb से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू ऑडिट. ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चा उसको सोचता है, उसको इंटरप्रीट करता है एज अ थ्योरी सब्जेक्ट, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. प्रैक्टिकल जो है इसे केस लॉज बना देते हैं जहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स काम आती है. ये इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसे हम लोग स्मूदन आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. पहली चीज़ जो है हम लोग इसको एक्सेल आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस. और थ्योरेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास में हमारे लिए MCQ पेपर्स है, देन हमारे टेस्ट पेपर्स है, साथ ही साथ में जो केस लॉज है या आपके जो आंसर्स है उसको किस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से हमें लिखना है, बनाना है, ये मैंने लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में किया है. ऑडिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑडिटिंग हम लोग किस तरीके से साथ में प्रिपेयर करने वाले हैं ऑनलाइन लाइव में, इसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा. इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर. So let us now start with the entire concept of auditing, how we are going to do it, किस तरीके से हम लोग साथ में प्रिपेयर करने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले समझते हैं ऑडिट क्या है. ऑडिट सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ते कैसे हैं, हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं. आपका जो सब्जेक्ट है ऑडिट 100 मार्क्स के लिए है. दिस इज़ वन ऑफ योर मेन पेपर्स. और अगर आप किसी भी इंसान से पूछे कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, तो वो ऑडिट करता है. चलिए अब 100 मार्क्स का पेपर है तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है. इसको 30 मार्क्स में आप लोगों के MCQs है एंड 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है. तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा 30 मार्क्स के MCQs, इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं. भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप लोग को शायद पूछे तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं. भाई कोई भी चीज़ हो सकती है, शायद वन लाइन आंसर्स हो सकते हैं कि बताइए आपका वहाँ पे ओपिनियन क्या है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वहाँ पे. तो ये 30 मार्क्स के जो MCQs है इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं. इसके लिए हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करेंगे. हम सब जानते हैं कि भाई अगर मेरे पास में ना प्रिंटेड फॉर्म में डेटा हो ना तो उसको मैं अच्छे से संभाल के एक कबर्ड में रख देती हूँ. उस कबर्ड में रखे हुए पेपर्स का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है. बट इफ़ आई एम ऑन द गो, मैं कहीं जा रही हूँ या मैं थोड़ी देर के लिए बोर हो चुकी हूँ, मुझे एक नॉर्मल पेन एंड पेपर बुक के साथ में नहीं पढ़ना है, तो उस समय जैसे हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल लेते हैं वैसे ही हम लोग ऑडिट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. यानी आपका जो टाइम है उसको हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं. इससे आप लोग को पता भी नहीं पड़ेगा और आप लोग के 30 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे. दिस आर गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल योर चैप्टर्स, ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. हर जो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा वेटेज है उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में भी जाएंगे. ये हो गए हमारे लिए 30 मार्क्स सिक्योर्ड. अब इसके अलावा ये 70 मार्क्स को हम लोग कवर कैसे करते हैं. ये 70 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले तो मेरे नोट्स मिलेंगे जो आपको डिटेल से पूरे आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. देन आपको इसी में मिलेगा एक फ्लो चार्ट्स वाला सेक्शन जिसमें आप आसानी से बहुत क्विक तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर पाओगे. नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी भाई सुपरसोनिक पॉइंट्स. सुपरसोनिक पॉइंट्स फॉर ऑडिट. भाई अब 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स के MCQs है, यानी सिलेबस में तो अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं हम ICAI को. अब इतने सिलेबस, इतने छोटे से सिलेबस को हमको रिवाइज करना है. तो रिवाइज करने के लिए ये आपकी एक बेड टाइम डायरी जैसी है जो आपके बाजू में रखी रहेगी. 100-125 पेजेस की रहेगी जिसके थ्रू आप लेस देन 1 आवर में पूरा का पूरा ऑडिट को रिवाइज कर सकते हो. आप पूरे के पूरे ऑडिट को रिकैप कर सकते हो. These are going to be provided to you. Apart from this, क्या होने वाला है भाई. Apart from this, there is going to be your regular test. ये आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर की रेगुलर टेस्ट होने वाली है जिसके आंसर शीट, सजेस्टेड आंसर्स भी आप लोगों को रियल टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इसके साथ में, इतने सॉलिड प्रिपरेशन के साथ में हमारा कम से कम स्कोर एग्जाम्शन आना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑडिट.
ऑडिट में हमें एग्जेम्पशन के आगे सोचना है। 16 अबाव के आगे जो आप स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एंड उन सब के लिए वी हैव डिफरेंट वैरायटी। भाई MCQs को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स का यूज़। देन सब्जेक्ट को ईजी तरीके से रिवाइज करने के लिए हमारे हैं HGPA के सुपरसोनिक नोट्स। देन हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स को, एसेज को, बड़े बड़े एसेज को क्विक रिविजन के लिए हमारे पास में आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स। देन हमारे पास में नोट्स है एंड अल्टीमेटली योर रेगुलर टेस्ट इज व्हाट गोइंग टू हेल्प you to perform really well in your examinations. Okay, so let us discuss some concepts on auditing. तो अभी हम लोग को सबसे पहले एक वर्ड समझना है which is audit. अगर आप किसी भी से भी पूछो आप कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काम क्या करता है, तो वो आपको सबसे पहले वर्ड कहने वाला है ऑडिट करता है। ऑडिट करना यानी क्या? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑडिट जो वर्ड है उसमें हम लोग कुछ तो काम करते हैं, कुछ तो चेक करते हैं। ये जो कुछ तो है ना, उसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। अब यहाँ पे जब हम लोग चेक करते हैं ना, तो चेक करने के साथ में हमारे दिमाग में एक चीज़ बहुत इमीडिएटली आ जाती है, वो ये है कि हम लोग चेक करने जाते हैं फ्रॉड एंड एरर। क्या लगता है आप लोग को? ये सही बात है कि हम लोग ढूंढने ये जा रहे हैं कि भाई फ्रॉड एंड एरर मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये परसेप्शन है ऑडिट को लेके कि हम लोग फ्रॉड एंड एरर ढूंढने जा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। वो सबसे पहले गलत है। भाई ऑडिट में ना हम लोग फ्रॉड एंड एरर बिल्कुल ढूंढने नहीं जा रहे हैं। भाई हम ऑडिट के रास्ते पे निकले हैं, ऑडिट का काम करने तो निकले हैं, उस बीच में हमारा अच्छा और सच्चा काम करते करते अगर हमें फ्रॉड एंड एरर जैसी कोई भी चीज़ मिल जाए तो हम उस पर डबल काम करेंगे। ये हमारा ऑडिट कहता है। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये श्वेता जैन कह रही है, ये शायद कोई और कह रहा है, मतलब आपका दीदी, भैया, आजू बाजू का रिलेटिव, आपके एम्प्लॉयर्स, पता नहीं कौन कह रहा होगा। किसका कहना मानोगे? मेरा मानोगे, खुद का मानोगे, बाजू वाले का मानोगे? मैं कहूँगी नहीं, किसी एक का भी मत मानो। कोई एक ऐसी अथॉरिटी का आप कहना मानो जो आपके लिए मायने रखती हो। आज के डेट में हमारे लिए बीइंग अ CA स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? हमारे लिए मायने रखता है ICAI। अब ICAI कुछ कहेगा तो उसको हम लोग आंखें बंद करके मान लेंगे। तो ऑडिट करते वक्त जो सबसे पहली गाइडलाइंस आपको ध्यान में देनी होती है, जो सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वो ICAI आपको बताता है। अब समझ लीजिए ICAI ने आपको एक लेटर लिख दिया और उसने आपको कहा कि भाई देखो ये 10 पॉइंटर्स है, आपको इस पे काम करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि जब आप एग्जामिनेशन लिखने जाते हो उस समय आप लोग को जो एडमिट कार्ड मिलता है उसके साथ में आपको कुछ 8-10 डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मिल जाती है कि इस तरीके से आप लोग को काम करना है। अब मैं देखूँ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो जब मैं ऑडिट करने जा रही हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? जाके ऑडिट करने वाली हूँ। ऑडिट करने का पावर यानी मेरी साइन को अथॉरिटी, मेरी साइन को पावर कौन देने वाला है? ICAI। तो अब ये ICAI मुझे कुछ लिस्ट में बताएगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है, ये मुझे बताएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो ये ICAI जो मुझे इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो भेजता है, जो मुझे गाइडलाइंस देता है, उसको हम लोग कहते हैं SAs, विच आर नथिंग बट माई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दो सबसे रेलेवेंट वर्ड्स के बारे में अभी तक मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दी है। सबसे पहले ऑडिट क्या है? ऑडिट हर चीज का एग्जामिनेशन है, चेकिंग है, वेरीफाइंग है, वाउचिंग है, ऑब्जर्वेशन है, हर चीज है, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड एंड एरर। आप ये ध्यान में रखिए कि आप फ्रॉड एंड एरर तक सीमित नहीं है, आप उसके कहीं आगे जा रहे हैं। दूसरी चीज, इसको ऑडिट को करने के लिए हमें जो गाइडलाइंस लगती है, हमें जो इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, वो हमें कौन देता है? वो हमें ICAI देता है। भाई उस जो लिस्ट का नाम है हम क्या कह लेते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये पूरे स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लिए जो हमें बताते हैं कि एज अ ऑडिटर अगर मैं दुविधा में हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने किस तरीके से काम करना है, तो मैं स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग को रेफर कर लेती हूँ। या बहुत बार हम लोग को ऐसा लगता है बहुत कुछ है करने के लिए, क्या करे क्या ना करे, वो वाली सिचुएशन में भी मेरे लिए जो बाउंड्री बना देता है, मेरे काम के लिए जो बाउंड्री बना देता है, दैट इज गोइंग टू बी माई ICAI एंड दैट बाउंड्री इज सेट बाय दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इसके बाद में ना एक छोटा सा वर्ड डिस्कस करते हैं। भाई देखो, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कहने को दो वर्ड्स है, बट इसका मीनिंग जो है एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट यानी एग्जामिनेशन,
ठीक है, हम किसी भी चीज को चेक कर रहे हैं, सिंपल सेंस में यहाँ पे अभी चेक लिख लेते हैं। एविडेंस यानी सबूत, गवाह। भाई हम यहाँ पे जो चेकिंग कर रहे हैं, हम जो ये काम अच्छे से कर रहे हैं एज ऑडिटर, ये हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से किया है, इसका हमें सबूत चाहिए। इसका सबूत कैसे कलेक्ट करना है, इस सबूत को कितने सालों तक संभाल के रखना है, इस सबूत का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, मतलब ओरली जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ वैसे, या फिर इसको पेपर तौर पे रखना है, या इसके ईमेल संभाल के रखने हैं, ये सारी चीजें मुझे समझनी होगी। तो मुझे फिर से आईसीएआई के पास जाना है। अब मैं बार बार आईसीएआई के पास जा रही हूँ, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही बार बार आईसीएआई के पास में जाएगा, तो आईसीएआई तो डिस्टर्ब होएगा। वो बोलेगा कि मैं बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करूं, उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकालूं, उनके लिए मॉड्यूल सेटअप करूं कि आप लोग को बार बार बताओ। तो चलो आप करो एक काम, मेरा आप देख लो SA 500। ये SA 500 आपको हर चीज डिटेल में बता देगा विथ रिगार्ड टू ऑडिट एविडेंस। भाई जो भी चीज है वो आपको ऑडिट रिलेटेड एविडेंस कैसे संभाल के रखना है, जैसे जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें से जो भी ऑडिट एविडेंस मुझे लग रहा है वो मुझे 7 ईयर्स तक संभाल के रखना है। भाई आईसीएआई क्या कहता है इसमें से ना, ओरल से बेटर क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। ओरल और रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई हमारे लिए क्या होने वाला है, रिटर्न बेटर होने वाला है, क्योंकि वो एक वैलिड प्रूफ है। कल चल के मैंने आपको कह दिया कि भाई हाँ ठीक है आप कर लो, आप छुट्टी ले लो, और अगले दिन आपके पेरेंट्स का फोन आता है मेरे पास में, आपने छुट्टी क्यों दिया बच्चे को, वो नाराज है, तो मैं भी डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने तो कोई छुट्टी नहीं दी। वो आपको पूछते हैं तो आप कहते हो नहीं मैडम ने मुझे कहा था, और मैं बोलती हूँ नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ पे मेरे पास में टू एंड फ्रो मैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकती हूँ। तो इसलिए आईसीएआई हमें क्या कहता है, भाई रिटन एविडेंस इज मोर बेटर, रिटन एविडेंस इज फार मोर बेटर एंड रिलायबल देन योर ओरल एविडेंस। इसके बाद में एक चीज बात करते हैं, एक ये जो चीज़ है हमने लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से बहुत आसानी से समझ ली। आपको मैं ना ऑप्शन देती हूँ, आप मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में कैश एक ऐसा आइटम जहाँ पे फ्रॉड एंड एरर, सबकी नीयत बिगड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे रिस्की आइटम होता है ये। अब इस रिस्की आइटम में मैं क्या बोलती हूँ, भाई देखो दो चीज़ें हैं, एक तरीके से मेरे कैशियर ने काउंट किया है, इसको मैन्युअली काउंट किया है, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, जहाँ पे मैंने मशीन से इसको काउंट किया है। विच इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल? कौन सा ऐसा काउंटिंग रहेगा जिसपे आप ज्यादा भरोसा कर लोगे? आप भरोसा करोगे मशीन काउंट पे। वाई मशीन काउंट पे? क्योंकि यहाँ पे मैनुअल इंटरफेरेंस जो है, ह्यूमन एरर, चांस ऑफ ह्यूमन एरर, ओमिशन मतलब इंसानों से गलती होना, गड़बड़ होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो रहेंगे, तो आप मशीन इसके ऊपर भरोसा करोगे। चलो दूसरी चीज देखते हैं। हम लोग जब कंपनीज के बारे में सोचते हैं, हम लोग बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट एक वो होता है जो हम लोग हमारे रिकॉर्ड्स में बना लेते हैं, हम लोग अपने बुक्स में बनाते हैं। एक वो बैंक स्टेटमेंट हो गया जो कि इंटरनल होएगा। एक दूसरा वाला बैंक स्टेटमेंट वो होता है जहां पे आपको भाई एक्सिस बैंक जो है बना के देती है स्टेटमेंट, प्रिंटेड फॉर्म में बाकायदा लाइन में ठीक से सब कुछ प्रॉपर एंट्री डेट टाइम के साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट बना के देती है। तो आप मुझे बताइए, एक इंटरनल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ या फिर एक्सिस बैंक के द्वारा बनाया हुआ बैंक स्टेटमेंट कौन सा ज्यादा रिलायबल होने वाला है आपके लिए? आप कहेंगे हमारे रिलायबल ज्यादा होने वाला है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक आपके या मेरे घर में तो अंदर नहीं है भाई, अंदर सेटअप तो नहीं किया हम लोगों ने उसका। तो एक्सिस बैंक से आने वाले बैंक स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। तो हमारा ऑडिट एविडेंस क्या कहता है कि भाई एक्सटर्नल एविडेंस इज फार मोर बेटर देन इंटरनल एविडेंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि इंटरनल एविडेंस जो आया है वो झूठा है, वो गलत है, उसमें कुछ छोड़ दिया होगा आपने, या फिर वो ठीक से बनाया नहीं होगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं कंपेयर करने के बारे में सोच रही हूँ, मेरे लिए एक्सटर्नल एविडेंस यानी जहाँ पे खुद कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए अभी कैश के बारे में बात कर रहे हैं, तो और एक चीज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जब हम लोग कैश को कंसिडर करते हैं, कैश बिकम्स पार्ट ऑफ आवर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसका पार्ट बन जाता है? आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन जाता है।
अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है, तो इसी में से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने वाले हैं। अगर मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहूँ तो आप लोग जो सबसे कॉमनली जानते हैं वो ये है आपका बैलेंस शीट, आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल, जो भी आप लोगों को कंपनी के हिसाब से ड्रॉ करना होता है वो, एंड लास्ट में आप लोगों के एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाती है। अब ये जब फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाती है तो एज अ ऑडिटर हमें क्या करना है, हमको इन स्टेटमेंट्स को चेक करना है। अब ये चेकिंग भी बहुत मजेदार किस्म की होती है। समझ लीजिए आपका पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं भाई मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मुझे उस वजह से रात में नींद नहीं आ रही, और डॉक्टर आपको कहता है बेटा बहुत गलत हुआ आपके साथ में, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपका पैर इतना दुखना नहीं चाहिए था, घर पे जाइए आराम करिए। आप क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर इज दिस? ये डॉक्टर क्या है यार, मतलब ये तो मेरी तकलीफ थी, मैंने इनको आके बताया, काम खत्म हो गया। इस पे उन्होंने कुछ तो मुझे हेल्प करनी चाहिए थी ना, कुछ तो सोल्यूशन देना चाहिए था, कुछ उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के देनी चाहिए थी। अब हमारा डॉक्टर कौन हुआ, हमारी हेल्थ के ध्यान रखने वाले, हमारी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के ध्यान देने वाले। वैसे ही हमारा ऑडिटर कौन होता है, हमारे कंपनी हमारे मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्थ चेक करने वाले इंसान को हम लोग ऑडिटर कहते हैं। अब ये जो ऑडिटर है ये क्या करता है, कंपनी की फिनेंशियल हेल्थ को चेक करता है। अब ये आएगा स्टेटमेंट्स को देखेगा, भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चारों बनाए हैं क्या, बढ़िया है, देखने पे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, और आपको टाटा बाय बाय करके चले जाएगा। अब इसके बाद में आप मुझे बताइए, आप बोलोगे यार देख के तो अच्छे वो मुझे भी दिख रहे थे, बट इससे इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, इससे मैं क्या समझ सकता हूँ, ये तो मुझे नहीं आता है ना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते वक्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे काम करना है, तो मैं ऑडिटर बनने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग जरूर करने वाली हूँ। चेक एंड एग्जामिन, ये सही में होने वाला है, परफेक्टली होने वाला है, बट साथ ही साथ में मुझे इस पे ओपिनियन देना है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में वो जो डॉक्टर है वो पैर दुखने पे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि भाई ठीक तरीके से ये मेडिसिन सवेरे और शाम में आप ले लेना, वैसे ही एज अ ऑडिटर हम एक ओपिनियन लिख के देते हैं कि भाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, क्या ये ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन को आपको बताते हैं कि नहीं बताते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो वैसे ही ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, नो डाउट चेकिंग एंड एग्जामिनिंग द ट्रूथफुलनेस, रिलायबिलिटी, सब कुछ चीजें ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन एट द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। ये ट्रू एंड फेयर व्यू, सच्चा और अच्छी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं टू द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू द इकोनॉमिक यूजर्स। ये इकोनॉमिक यूजर्स क्या हो रहे हैं भाई, ये कौन से लोग हैं, इनमें हम किन को यूज करने वाले हैं, किन लोगों को फर्क पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सबसे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर बनाता है क्या? नहीं, ऑडिटर बिल्कुल नहीं बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। अब लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाली मैनेजमेंट को अपॉइंट कौन करता है? हमारे शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स दिन रात कंपनी में जाके तो रहने नहीं वाले, उनके पास में इतना टाइम नहीं है, इसलिए तो उन्होंने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक तरीके से बनाओ, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाओ। तो जब साल के अंत में शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट का साल भर का काम चेक करना होता है, यानी उनको ऑडिट करवाना होता है, उस ऑडिटर के लिए वो आपके जैसे मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक यूजर कौन हुआ? हमारा शेयर होल्डर। अभी भी ना थोड़ा सा ये इकोनॉमिक यूजर ना कनेक्ट नहीं हो रहा है मैम। अरे तो मैं आपको समझाती हूँ ना, इकोनॉमिक यूजर यानी वो इंसान जिसका कहीं ना कहीं मनी या मनी जैसा कोई इंटरेस्ट हो, पैसे जैसा कोई ना कोई इंटरेस्ट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारे लिए हो गए हमारे शेयर होल्डर्स। दूसरे जो है आते हैं हमारे लिए, हम लोग लोन्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, ये सारे हम लोग बोरिंग्स करते हैं। ये कहाँ से करते हैं? हम लोग करते हैं बैंक से,
हमारे बैंक्स एंड हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो दोनों है ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ये हमारे लिए कराएंगे भाई हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा हमारा हो सकता है हम लोग टैक्सेस पे करते हैं एज अ कंपनी, एज ए एंटिटी वी पे टैक्सेस, तो उसके लिए हम देख सकते हैं हमारी गवर्नमेंट, उनका भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उनका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि ऑडिटर क्या ओपिनियन देता है। अगर ऑडिटर ने कह दिया कि भाई जो कंपनी है ना वो ठीक तरीके से टैक्स ही नहीं पे कर रही है, ध्यान दो इनके ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे लग जाएगी कंपनी के ऊपर, ये टैक्स इवेजन कर रहे हैं यानी टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट भी हर एक के पीछे जाके चेक तो नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो उन्होंने ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम साल के अंत में जो आपका ओपिनियन आने वाला है उसको सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो आप अपना काम अच्छे से करो। ठीक बात है। इसके बाद में आजकल तो भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आती है, एफडीआईज बाहर से जो आती है इन्वेस्टमेंट्स, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो इंडिया में बैठा हुआ इंसान है उसके लिए तो ये ऑडिट इम्पॉर्टेंट है ही, उसके लिए पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है ही साथ में इंडिया के बाहर बैठा हुआ इंसान जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी ऑडिटर की रिपोर्ट पे भरोसा करता है। देन आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई अगर कोई कंपनी को मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, अमलगमेशन करना है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की रनिंग किस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे जब आप एक ऑडिटर से ओपिनियन मांगते हैं तो ये ओपिनियन सिर्फ शेयर होल्डर्स, सिर्फ मैनेजमेंट या वो कंपनी यूज़ नहीं करती है, ये दूसरे आउटसाइडर्स भी जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो आपको क्रेडिट पे सामान देते हैं, वो भी आपके कंपनी की फिनेंशियल हेल्थ के बारे में जानते हैं, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक फिर से रिकैप ले लेते हैं, दैट इज व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ऑडिट का मतलब क्या होता है भाई? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी मैं किसी के भी दबाव में आके गलत डिसीजन नहीं लूंगी, बायस ओपिनियन नहीं दूंगी, मैं किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगी। अब मेरी बहन के फर्म का मैं ऑडिट कर रही हूँ, अब उस बहन के फर्म के ऑडिट में मुझे समझ में आता है बहन से थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है, इस वजह से इसकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स है वो ठीक तरीके से मतलब रिप्रेजेंट नहीं करती कि कंपनी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस समय मैं क्या बोलूंगी भाई, अपनी बहन को बचा लूँ, उसका जो गलत किया हुआ काम है वो शेयर होल्डर से छुपा लूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। एज अ ऑडिटर आपका जो ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आके आपने आपका काम, आपका ओपिनियन जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए, आपने किसी भी दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आनी चाहिए। ये आपके लिए इंटीग्रिटी, आपके लिए इंडिपेंडेंस, साथ ही साथ में आपने जो काम किया है उस पर कितना रिलायबल हम हो सकते हैं उस बारे में बात करता है। ऑफ एनी एंटिटी, दैट मीन्स इट कुड बी अ बिग इंडिविजुअल फर्म, इसके साथ में एक बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, आप बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव है आपका, तो उसके लिए भी ठीक। अगर आप चैरिटेबल बिजनेस कर रहे हो, जो हम लोग ट्रस्ट, मंदिर वगैरह के केस में देखते हैं, उसके लिए भी ऑडिट हो सकता है। उनका भी जब ऑडिट होता है तो उसमें भी हम लोग सेम तरीके से ओपिनियन बनाना चालू करते हैं कि भाई जो आपको डोनेशंस वगैरह आए, जो आपको चैरिटी के लिए पैसा आया, उसका आपने क्या किया, वो हम लोग देखना चालू करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, छोटा है फॉर्म, बड़ा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उससे ऑडिट करते वक्त कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं लेना है अपने ऊपर। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम लोगों के लिए अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक फेयर ओपिनियन दिए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है उसको, मैनेजमेंट जो बनाती है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, वो सारा का सारा सच्चा काम, अच्छा काम जो कंपनी कर रही है साल भर से, वो शो करते हैं कि नहीं करते हैं। जब कोई भी इंसान यानी कि हमारा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उन्होंने कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई जो हमारे पास में रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड सबमिट किए हैं हमें, उसके हिसाब से एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अब ये रिकॉर्ड्स मुझे कहाँ से मिलने वाले हैं? ये मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे से मिलने वाले हैं।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये रिकॉर्ड्स को मैं इवैल्यूएट कर रही थी, इनको चेक कर रही थी, तब वहाँ पे मुझे SAAE, ध्यान दीजिए, SAAE ये मिले कि नहीं मिले। अब ये तो समझ में आता है कि AE जो है मैंने लिख दिया है ऑडिट एविडेंस को लेके, जिसके बारे में भी मैंने आपसे बात की थी, SA 500 में ऑडिट एविडेंस। भाई मैंने एज अ ऑडिटर अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ ध्यान में रख के ऑडिट किया है, उसका प्रूफ मेरे पास एज अ ऑडिटर SA 500 में मुझे कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, एंड दैट इज ऑडिट एविडेंस। बट ये SA क्या है? SA आपसे बात करता है कि सफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा जो A है वो आपसे बात करता है अप्रोप्रिएट होना चाहिए। समझ लीजिए आप लोग ना आम खाने जाते हैं। अब आम खाने जाते हैं तो मम्मी कहती है कि चलो एक काम करो, एक आम ले लो और आप 10 लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और सब लोग वो आम खा लो। इज दैट मैंगो सफिशिएंट फॉर यू? नो। या फिर मम्मी कहती है अब देखो 10 लोगों को आम खाना है ना, तो मेरे पास अच्छे फ्रेश आम के लिए तो पैसा नहीं है, वो जो सड़े हुए आम है ना वो जाके आप ले लो। आप सब 10 लोग वो 100 रुपए में आम ले सकते हो, एंड दैट इज गुड, खा लो वो। तो आप बोलोगे मतलब इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है ना। तो सेम वेज जब मैं ऑडिट एविडेंस के बारे में बात कर रही हूँ ऑडिटर से कि भाई आपने काम जो किया है उसका एविडेंस आपको लेके आना है, तो मैं 2 चीजों के बारे में बात करती हूँ। जब मैं बोल रही हूँ सफिशिएंट, तब मैं बात कर रही हूँ आपसे क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रीजनेबल क्वांटिटी लीजिए आप ऑडिट एविडेंस की, ताकि दूसरा कोई जब इस एविडेंस को क्रॉस इवैल्यूएट करे तो उसको भी ठीक तरीके से आपका किए हुए काम को चेक करते बने। दूसरा जो है अप्रोप्रिएट टॉक्स अबाउट क्वालिटी। भाई क्वालिटी वाला ऑडिट एविडेंस लो, अननेसेसरी छोटे छोटे पेपर्स जो है, पावती जो है जिसके ऊपर कोई साइन नहीं किया है, जिसको किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, ऐसे कागज के पन्नों को मत लो। जो प्रॉपर क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हो ऐसे स्लिप्स को, ऐसे वाउचर्स, वेरिफिकेशंस के लिए आप डॉक्यूमेंट्स रखो जिनका कोई लीगल स्टैंडिंग हो। दूसरी चीज जो है वो ये है कि चेक फॉर ओमिशंस एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन देन दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ओमिशंस यानी कुछ चीजें जो उस साल में रिकॉर्ड करने के लिए छूट गई थी, तो फिर वो बाद में कैसे सामने प्रकट हुई? अचानक से तो है नहीं अंतर्यामी जाकी कोई चीज की वो आपके सामने आ जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर कोई चीज छूट गई थी बीच में से तो वो छूटी क्यों थी। मिल गई अच्छी बात है, बट मैं एज ऑडिटर ये भी सोचने वाली हूँ कि वो छूटा क्यों था यार, मुझे बताओ आप वो क्यों, किस लिए वो छूट गया था। देन नेक्स्ट इज एक्सेस इन्फॉर्मेशन देन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई यहाँ पे जितना का मेरे पास में रिकॉर्ड था, मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन जो सेव की थी, उससे ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही हो तो एक तो ये चीज हो जाएगी कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा आई कहाँ से, बाद में इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे, ये मुझे उसका सोर्स भी चेक करना है। एज अ ऑडिटर यू आर इन अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन। आपको एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि फिर पहले ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं थी। अगर कम मिलेगी तो आप सोचोगे भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन लगनी चाहिए, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, उतना तो पूरा काम मेरे पास में आना ही चाहिए। देन क्लियर एंड अनएम्बिगियस इन्फॉर्मेशन। क्लियर होना चाहिए, 2 चीज़ों का मीनिंग अलग अलग नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग सब थोड़ा ना थोड़ा अकाउंट से फेमिलियर है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर क्रेडिटर का बैलेंस 50,000 रुपीज़ दिख रहा है और मैंने एज एक्सटर्नल एविडेंस उस क्रेडिटर को एक नोट भेजा कि आपकी बुक में बताओ बैलेंस कैसा है, तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास तो 35,000 का ही बैलेंस है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है 35 एंड 50, ये मिसमैच होना नहीं चाहिए। अनएम्बिग्यूअस इन्फॉर्मेशन मुझे मिलनी ही चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। हम लोगों के लिए ऑडिट करने के लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस आती है उसमें आते हैं भाई ICAI के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो वैसे ही जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके लिए क्या आने वाले हैं हमारे, उसके लिए आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों के बारे में। जब ऑपरेशनल रिजल्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ आपसे ट्रेडिंग एंड PNL के बारे में, ठीक है। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जब बात कर रही हूँ, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट माय बैलेंस शीट आइटम्स। दोनों के एग्जिस्टेंस को लेके मैं बात करने वाली हूँ आपसे।
ठीक है। सो नाउ आई एम श्योर आपको पूरे ऑडिट के सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू आ गया है, आपको एक बैकग्राउंड ऑडिट का क्लियर हो गया है। बट आप इससे ज़्यादा डिटेल में अगर मेरे साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेक्चर्स को समझना चाहते हैं, डिटेल में ऑडिट को ध्यान में देना चाहते हैं, तो हमारे जो लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन लाइव जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 फरवरी, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं थ्रू अ गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आप लोगों को, डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अभी हमारे एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स आना बचा है, फिर भी हम लोग डेमोस क्यों अटेंड करें। एज अ सीए स्टूडेंट हमारे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों का जब एग्जाम का रिजल्ट्स आ जाएगा तब मैं ये कोशिश करूँगी कि आप और मैं साथ में इमीडिएटली प्रिपेयर करना चालू करें। क्यों, इसके पीछे का मेन रीज़न समझ के लीजिए। क्योंकि हमारे लिए नवंबर अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स, सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप रिजल्ट आने के बाद में अगर जाएंगे और डेमोज के लिए बैठेंगे तो आप प्रिपेयर करना कब स्टार्ट करेंगे। एवरी डे इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लियरिंग 2 ग्रुप्स टुगेदर। एंड आई एम श्योर आप ये अभी तक तो जानते ही होंगे कि एट एजी पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारा सेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करेगा फॉर 2 ग्रुप्स इन नवंबर। आप नीचे जो बेल आइकन है उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे भी जो आपके फैकल्टीज़ हैं उनके डेमो लेक्चर्स जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं, और डेफिनेटली फिर से वंस अगेन एनरोल करिए आप उस गूगल फॉर्म में फॉर दी फ्री डेमो लेक्चर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb, एंड सी यू देन फॉर ऑडिट।